नेक्स्ट हमारे पास में पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम, ये जो थ्योरम है, ये बॉडी जो रिजिड बॉडी है वो लीनियर भी हो सकती है, ठीक है, 2 डायमेंशनल भी हो सकती है और 3 डायमेंशनल भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि पैरेलल एक्सेस थ्योरम is valid for all types of bodies, whether it is linear or 2-dimensional or 3-dimensional. Okay, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। It is valid for all types of bodies, whether it is linear or 2-dimensional, या प्लेन लेमिना में यहाँ लिख सकता हूँ, लीनियर और प्लेन लेमिना, और बल्क या 3-डायमेंशनल, ठीक है। ठीक, तो हम यहाँ मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसमें दरअसल क्या है कि एक बॉडी है, ये लिख लो फिर मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, जो कि 3-डायमेंशनल बॉडी है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। कितना पढ़ा के हो गया? हो गया सर आज कितना पढ़ा के हो गया अभी तक? क्या क्या क्या, मैं समझा नहीं। कितना पढ़ा के हो गया अभी तक? कितना पढ़ा के हो गया आज से? अभी तो पढ़ाया कहाँ है, अभी तो शुरू किया मैंने। ये भी लिखा है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, लिखा ही है मैंने, और ये पैरेलल एक्सेस थ्योरम लिखा है, ज्यादा नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा, आप लेट ज्वाइन किए क्या सर्वेश? हाँ सर, अभी हाँ नहीं, अभी यही लिखा है अभी, ठीक है, यही लिखा है। लिख लो इसको जल्दी से, लिख लिया है? वैसे भी कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो वैसे भी छूटा वूटा कुछ नहीं है, इतना ही लिखा मैंने। मेरे कहने का मतलब ये है कि पैरेलल एक्सेस थ्योरम की जब भी बात करेंगे किसी भी बॉडी के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हो, है ना, ये कहने का मतलब है। यानी 1D हो सकती है, 2D हो सकती है, 3-डायमेंशनल हो सकती है, हर एक टाइप की बॉडी के लिए ये थ्योरम वैलिड है। क्लियर? बस इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, एक और पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, इसमें ध्यान रखना है कि एक जो एक्सिस होगा, क्योंकि पैरेलल एक्सेस थ्योरम यानी इसका मतलब 2 एक्सेसेस होंगी या 3 एक्सेसेस जो भी होगी, लेकिन एक जो एक्सेस होगी वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपलसरी है। तो दूसरा पॉइंट है, वन ऑफ एक्सेसेस मस्ट pass through the one of axes must pass through the center of mass, ये ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ मास। ओके, चलिए लिख लिया? यस और नो? यस। तो अब हमारे पास में मान लो कि ये कोई 3-डायमेंशनल बॉडी है। अब 3-डायमेंशनल कैसे विजुलाइज करना है तो थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से एक एक्सिस ये है, मान लो हमारे पास में, जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ये मैं मान लेता हूं कि ये Z एक्सिस है और इसका सेंटर ऑफ मास यही है।
और इसी को मैं ओरिजिन में लेता हूँ 0,0,0 सेंट्रोमास वाले को। और दूसरी जिस एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया है चाहिए वो यहां से जा रही है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, और ये एक्सिस जो है एक्स एक्सिस मान लिया मैंने, और ये जो एक्सिस ले रहा हूं मैं a डैश एक्सिस है, जो कि z एक्सिस के z डैश एक्सिस के पैरेलल है a डैश एक्सिस। ओके, और कोई पॉइंट में यहाँ ले रहा हूँ बॉडी के ऊपर, जो कि ये मैंने मान लिया कि ये ith पार्टिकल है, जिसका मास मैंने, ये क्या है, ith पार्टिकल है ना भाई। आई जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पार्टिकल्स इस पर है, उसमें मैं ith पार्टिकल उसको ले रहा हूँ, जिसका मास मैं ले रहा हूँ कि mi है, और इसके कोऑर्डिनेट में ले रहा हूँ xi, yi, zi है। ये इसके कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है। क्या है, xi, yi, zi इस ith पार्टिकल के कोऑर्डिनेट हैं। ओके, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट है तो आपको याद होगा कोई भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट जब आप जाते हो, ध्यान से सुनिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास अबाउट एन एक्सिस, वो कैसे देखते हैं, उस एक्सिस से उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, तो उसका मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यही देखते हैं। तो ये जो ith पार्टिकल है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यहां से, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,0,0, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास में, d, 0, zi। ये विजुलाइज हुआ क्या, उसी तरह इस पार्टिकल के ith पार्टिकल के इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, 0,0, zi। ये बात समझ में आई। तो यहां से ये इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, और ये भी क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये बात समझ में आ रही, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, पहले तो बताऊंगी। तो अगर मैं कहता हूं कि ये पॉइंट P है और ये A से और ये पॉइंट R है, तो यहाँ देखो A डैश एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट z एक्सिस क्या हो जाएगा, i z डैश इक्वल टू mi, और इन mi इंटू क्या लिखोगे, आप लिखोगे rp का होल स्क्वायर लिखोगे। ये समझ में आया, हाँ सर। ये बात समझ में आई सबको, यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ कि कैसे करना है। सर वो है ना, d और 0 क्यों लिखा आपने, और z है किस कहाँ 0, किस पर 0 बोल रहे हैं आप, सर, s और r में d और 0 क्यों लिखा है अलग अलग। देखो एस और आर की बात करें तो आर पे देखो ना, आर अलोंग द जेड एक्सिस की बात करोगे तो एक्स भी 0 और वाई भी 0, जेड आई हुआ ना फिर वहां, ओके, है ना। और यहाँ जब एस की बात कर रहे हो तो यहाँ से ऑलरेडी ये डी डिस्टेंस पर है ही, तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, डी, वाई तो 0 है क्योंकि ये सिर्फ एक्स जेड प्लेन में है कि नहीं, तो जेड आई तो रहेगा। क्यों जेड आई क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये जो पार्टिकल है इसकी, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हैं ना हम लोग ए डैश और जेड जे डैश से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो तभी हो सकती है, ये विजुलाइज हो रहा हाँ सर, है ना। समझ गया। तो हाँ, अब यहाँ देखो आरपी को क्या लिखते हो आप, तो एम आई इंटू आरपी, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लिखना तो आता होगा आप लोगों को, कैसे लिखते हैं, एक्स आई, सॉरी आरपी लिखा ना मैंने, तो आरपी की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी
एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस वाई आई का होल स्क्वायर और जेड आई माइनस जेड आई क्या हो गया 0। तो ये हो जाएगा ना, ये क्या हो गया हमारे पास में आई जेड जेड एच एक्सिस हो गया। ये समझ में आया? ये मालूम है भाई? दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं मालूम है सबको? भाई कोई भी सर दो एक बार पॉइंट रिपीट अगर कर। आप, हाँ मैं लिख देता हूँ ना, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो अगर आपको ये दो एक पॉइंट ये दिया मान लो ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, है ना, ये बी पॉइंट है। तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे लिखते हैं हम लोग? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये क्या होगी? इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी। ये मालूम है कि नहीं है? हाँ सर, हाँ। है ना? तो ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा सकता हूँ। यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने लगा दिया वहां, देखो आप यही क्या मैंने ए आर और पी के बीच में देखो एक्स आई माइनस जीरो एक्स आई का होल स्क्वायर, वाई आई माइनस जीरो वाई आई का होल स्क्वायर, जेड आई माइनस जेड आई का होल स्क्वायर तो जीरो। तो ये इक्वेशन आ गई। का स्क्वायर रूट लेंगे लेकिन ये स्क्वायर है ना, तो ये इक्वेशन आ जाएगी लिखने में, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब ये तो एक पार्टिकल का हुआ ना, तो यहाँ क्या करेंगे? समेशन लेंगे। क्या लेंगे हम लोग यहाँ? समेशन लेंगे। ये लिख लो पहले, बना लो आप। हाँ बोलिए। सर आर और एस भी पार्टिकल्स हैं। ने पॉइंट है, ये ए डैश पर पॉइंट है। ए डैश जो एक्सिस है उस पर ये क्या है? ये एस पॉइंट है और जेड जेड डैश एक्सिस पर ये आर पॉइंट है और पी तो पॉइंट ये, लेकिन वो आयत पार्टिकल वहां है जिसका मास एम आई है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ वहां। ओके, अभी समझ में आया? सर और जो हाँ। डी कॉमा जीरो कॉमा जेड आई जो हमने लिखा है वो क्या है? वो एस का ही तो पॉइंट है ना, एस के कोऑर्डिनेट है ना वो। जो अच्छा एस पॉइंट समझा। मैंने लिखा उसके कोऑर्डिनेट है ना वो। ठीक है। और आर के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में? ये 0,0, जेड आई है। नहीं यस विजुलाइज हो सर, रहा है? समझा सर। अच्छा ठीक है। और सर जेड आई जो है वो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। हाँ, एक्स एक्सिस से जेड आई जो है वो कितनी डिस्टेंस पर, मतलब ऐसे समझो ना आप, ये वाला कौन सा पॉइंट हो, आपको यहाँ से समझाता हूँ। यहाँ से भी विजुलाइज हो जाएगा। ये हमारा ये हमारा एक्स एक्सिस समझो आप। और ये जो हमारा है ना, ये वाई एक्सिस समझो और ये हमारा जेड एक्सिस समझो। तो एक तरह से मैं इसको 0,0,0 ले रहा हूँ ये, है ना। और वो जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ वो ये है। तो ये कैसे बना? एक मिनट रुको, एक मिनट, यहाँ दरअसल तूफान आ रहा है, आप एक मिनट रुकिए बस।
मेरी आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. हाँ तो कोई बात नहीं, उन्होंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से स्टार्ट किया तो थ्योरम तो पढ़ाए होगी नहीं, पढ़ाए थे ना, वो थ्योरम ही बता रहा हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, जो भी चीजें, कुछ चीजें वो मैं आपको बता दूंगा, कुछ जैसे इसमें काइनेमेटिक इक्वेशंस को लेकर भी बात होती है वो मैं पढ़ा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिया, तो मैं जो एक्सिस बोल रहा हूँ ना एक तरह से, वो एक्सिस कौन सी बोल रहा हूँ मैं, ये जो एक्सिस है ना एक, ये मान लो मेरी ए डैश एक्सिस है, ठीक है, समझने के लिए। तो ये जो एक्सिस है ये ए डैश एक्सिस है, तो मैं ये जो कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ ना, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से, ये डी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया यहाँ, d, 0, 0 हो गया ना। तो इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट भी कितना है, यानी ये जेड आई ये ले रहा हूँ मैं, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जेड आई मेरा यहाँ ले रहा हूँ मैं, ये आईथ पार्टिकल एक तरह से उस बॉडी पर, तो एक्स आई, वाई आई और जेड आई। अभी क्लियर है, क्योंकि ये क्या है, क्यूबोइड है। अभी विजुलाइज हुआ, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, देखो d, 0, जेड आई लिख सकता हूँ। ये मैं क्या ले रहा हूँ, ये एस ले रहा हूँ, और ये पॉइंट क्या मेरा आर, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0, जेड आई। अभी विजुलाइज हो रहा है। यस सर। हाँ सर. Yes, sir. तो हाँ ये, सर. तो देख, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ना, और इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है कि नहीं? अभी तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे ख्याल से। तो ये भी बना लो साथ में समझने के लिए। सर वो पीछे वाला बाकी था मेरा। हाँ हाँ, वो तो लिख ही लो आप लोग, ये तो लिख ही लो। बना लिया? हेलो, हाँ सर. है ना? नेक्स्ट पेज पे जाएं। हाँ बोलिए। सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल, उसके आगे क्या लिखा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट अबाउट। z डैश एक्सिस। ओके। यस सर। तो अब यह देखो, ये हमारे पास में आ गया, ये ith पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ एक पार्टिकल का किसके अबाउट लिखा मैंने, z एक्सिस के अबाउट, यानी किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट लिखा। तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया ना यहाँ, है ना?
तो ये हमारे पास में डिस्टेंस था, ये p पार्टिकल लिखा मैंने, तो ये आ गया। अब इसका देखो, यहाँ से इसका देखेंगे तो क्या लिखोगे आप, I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ith पार्टिकल अबाउट a डैश एक्सिस। ओके, तो क्या लिखोगे आप, आई ए डैश इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इसका मास कितना ले रहे हैं हम लोग, एम आई, तो एम आई और डिस्टेंस क्या है, एस पी का होल स्क्वायर, तो एम आई एस पी क्या लिखोगे अब आप यहाँ, एक्स आई माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई आई माइनस जीरो, तो यानी वाई आई का होल स्क्वायर, जेड आई माइनस जेड आई तो जीरो, ये ऐसा लिखोगे, का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर लिखोगे। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ हाँ, देखो, सिंस आई जेड जेड डैश इक्वल टू क्या है हमारे पास में, एम आई एक्स आई का होल स्क्वायर वाई आई का होल स्क्वायर है, तो एक पार्टिकल का हुआ ना, तो सारे पार्टिकल का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई जेड, यानी मैं इसको आई जेड ले लिया, सारे पार्टिकल का क्या हो जाए, यानी तो समेशन आई जेड जेड डैश इक्वल टू समेशन एम आई एक्स आई का होल स्क्वायर वाई आई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। और ये क्या है, एक्चुअली सेंट्रोमास से पास हो रही है एक्सिस, इसको मैं आईसीएम भी तो ले सकता हूं, तो इसको मैंने ले लिया आईसीएम। यहाँ तक क्लियर है सबको। यस सर। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी इक्वेशन में देखो, मैं इसको समेशन आई ए डैश ले लेता हूँ, जो कि ये मैंने ले लिया है कि आई ए है, तो यहाँ हो जाएगा समेशन, तो क्या लिखेंगे देखो, एम आई, ये है एक्स आई माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई आई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 है। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है भी तो पूछिए, मैं बताता हूँ। अच्छा, आप लोगों को ये मालूम है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया है, ये एक्चुअल में है क्या, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग यहाँ, ये मालूम है आपको। मैंने जैसे एम आई में लिख रहा हूँ कि एम आई इंटू आर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है, मतलब एम इंटू आर स्क्वायर किसी पार्टिकल का है, ये मतलब क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये मालूम है सबको। नो नहीं सर। सर। तो इसका पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस समझते हैं। इसलिए उन्होंने, किसी ने पूछा था कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट किया है, स्टार्ट करना अलग चीज है, पहले ये तो समझे कि क्वांटिटी को हम इंट्रोड्यूस कर क्यों रहे हैं, पहले इस पॉइंट पर आते हैं। मैं पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर अभी समझाता हूँ मैं आपको कि इस कॉन्सेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया। क्या इसके बिना क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, इसके बिना भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, मालूम है। जरूरी नहीं कि ये हम जाने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है फिर हम करें, नहीं, उसके बिना भी मैं करके दिखाऊंगा आपको पहले, है ना। फिर आएंगे इस पॉइंट पर कि एक्चुअल में ये मीनिंग क्या है इसका, क्यों इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। भाई मजे के लिए तो नहीं किया होगा, कुछ तो बात होगी, है ना। तो क्यों, जैसे अभी मैं समझाता हूँ आपको, आपने ये देखा होगा जब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया तो क्या वर्क एनर्जी थ्योरम ये डायरेक्ट लिख दिया था कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा तो नहीं लिखा गया होगा। पहले आपको वर्क लिखना सिखाया होगा, है ना, फिर हमने उसको इंडिकेट किया होगा, यानी एफ इक्वल टू एम ए से ही हमने ये जो थ्योरम है वो डेराइव करी होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जब थ्योरम डेराइव कर रहे थे तब स्ट्रेट लाइन में बात करी होगी, लेकिन ये थ्योरम जो है आप देखोगे, चाहे पाथ स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो या कोई सर्कुलर पाथ हो, कोई इलिप्टिकल पाथ हो या पैराबोलिक पाथ हो, सबके लिए वैलिड है, सबके लिए हम लोग लगा सकते हैं।
तो जब हमने F इक्वल टू एम से इसको इंट्रोड्यूस किया तो फिर यहाँ क्यों, क्योंकि एक्चुअली जब F इक्वल टू एम लगाया तो किसी कर्व पाथ में F इक्वल टू एम से करना उतना आसान नहीं है वापस से, लेकिन जब थ्योरम बन गई तो हम उसको किसी भी पाथ के लिए आप अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा पॉइंट, जो फोर्स होता है, कई बार आपने देखा होगा कि फोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है फिर भी हम लोग उसका वर्क निकाल लेते हैं, तो थ्योरम इसलिए काम की थी वो। तो ऐसा ही बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए लागू होती है। यहाँ आप देखोगे कि मैं जाऊंगा एकदम वहीं जहां से हमने स्टार्ट किया था, जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम से मैं बात करूंगा, यहाँ भी मैं एनर्जी लिखूंगा, फिर आपको ये वाला पॉइंट इंट्रोड्यूस करके दिखाऊंगा कि ये इंट्रोड्यूस मतलब ये पॉइंट क्यों लाया गया, इसका रीजन क्या था। ठीक है, तो पहले ये लिख लेते हैं फिर बताता हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि क्योंकि मुझे ये मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चा कई बार ये समझ नहीं पाता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या। तो उसका रीजन है, जैसे मास है, मास दिखता है कि बॉडी का मास है, भाई बॉडी मान लो एक स्फीयर, छोटा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर है, उसका दिख रहा है कि एक बिगर है एक स्मॉल है, तो एक का मास ज्यादा है एक का मास कम है। हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं, मान लो एक माले की बिल्डिंग को देखते हैं या 2 माले की बिल्डिंग देखते हैं, तो हम कंपेयर कर लेते हैं किसका मास ज्यादा होगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कंपेयर करोगे, किसका ज्यादा है किसका कम है ना। तो देखो कैसे करेंगे बताता हूँ मैं आपको। ये फिगर तो हटा दूं, सर एक मिनट। फिगर नहीं हटाऊं। हाँ सर हटा दीजिए। हम्म। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर मैं बात करूं तो क्या लिखूंगा, देखो आई ए इक्वल टू हो जाएगा समेशन, और ये हो गया एम आई, इसको एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस 2xid प्लस वाई आई का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो समेशन, इन दोनों को साथ ले लेता हूं मैं, तो समेशन एम आई एक्स आई का होल स्क्वायर वाई आई का होल स्क्वायर प्लस समेशन एम आई, और यहाँ क्या ले लिया हमने, डी स्क्वायर माइनस 2xid, ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा ये क्या है, ये आई ए इक्वल टू आई सी एम ही तो है कि नहीं। अब यहाँ इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो समेशन एम आई इंटू डी स्क्वायर माइनस 2d को इधर ले लो, और ये क्या है, समेशन एम आई एक्स आई, ऐसा लिख सकते हैं इसको। विजुलाइज हो रहा है, दिख रहा है क्या क्या मैंने। हाँ सर। अब यहाँ ध्यान से देखो आप कि ये ऐसा नहीं। हाँ बोलिए। सर वो ICM है, ये कैसे पता चला? ये अभी इक्वेशन 1 देखो ना आप वापस से, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने लिया ना, आई जेड इक्वल टू आई सी एम, और वो इक्वल टू क्या रहा था, ए समेशन एम आई एक्स आई का होल स्क्वायर वाई आई का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा था। देखो आप अपनी इक्वेशन 1 लिखी ना, अच्छा अभी समझ में आया। सर यही ICM होता है। हाँ ये वो नहीं वहां देखो ना, वो आईसीएम लिखा ना, क्योंकि क्यों लिखा मैंने आईसीएम वहां, क्योंकि वो जो जेड एक्सिस है वो सीएम से पास हो रही ना, तो सीएम से पास हो रही इसलिए मैं उसको आईसीएम ले रहा हूँ। वैसे तो आईजेड एक्सिस है वो, लेकिन सेंटर मास से पास हो रही है वो एक्सिस, इसलिए मैंने उसको आईसीएम ले लिया। तो वो जो आप बोल रहे हो ना, समझिए हमें आईसीएम जो मैंने वहां लिखवाया था वो यही वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर मास के अबाउट। ओके यस सर। अब एक चीज और बताते हैं आपको, देखो यहाँ आप यहाँ देखो, ये ओरिजिन यहाँ है ना, सेंटर मास भी यही है, ओरिजिन भी यही है ना। तो अब आप यहाँ देखो, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, एक्सएम इक्वल टू m1 x1 m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन, पढ़ा था है? यानी इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम आई एक्स आई,
समेशन डिवाइडेड बाय समेशन एम आई, ऐसा लिख सकते हैं। यस Yes, sir. आप देखो एक्सएम तो 0 ही है क्योंकि ये तो ओरिजिन से पास हो रहा है, यही मतलब हुआ ना। एक्सएम क्या है, यहाँ 0 है। एक्सएम 0 होने का मतलब क्या हुआ कि समेशन एम आई एक्स आई 0 है। ये वाली क्वांटिटी देखो 0 हो गई है, बात समझ में आ गई। और ये क्वांटिटी देखो, ये समेशन एम आई का मतलब क्या है, समेशन एम आई का मतलब टोटल मास ही तो हो गया। तो आप देखोगे कि देयर फोर आई ए इक्वल टू क्या आ गया, आई सी एम प्लस टोटल मास इंटू डी स्क्वायर, और यही पैरेलल एक्सेस थ्योरम है। ये समझ में आया? सर हाँ बोलिए। सर वो समेशन तो पूरे पे लगेगा ना, MI/D² पे? हाँ तो एम आई डी स्क्वायर पे लगेगा। आप रखो एम आई, आई की जगह क्या लिखोगे, आप लिखोगे m1 d² प्लस m2 d², क्योंकि डी आई थोड़ी लिखा मैंने, डी डी है वो भाई, यहाँ तो आई के कोई टर्म ही नहीं ना डी पर। तो क्या लिखोगे आप, m1 d² प्लस m2 d² प्लस m3 d², डी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 सब क्या हो जाता है, ये कैपिटल M हो जाएगा ना, टोटल मास। हाँ सर। ये समझ में आया, m क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी। टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, यही है टोटल मास, है ना। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगी, पैरेलल एक्सेस थ्योरम होगी। तो इसमें ध्यान रखना है, एक एक्सिस सेंटर मास से पास होना चाहिए। इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी लिख लीजिए, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। भाई इसमें ये समझ में आया यहाँ तक, लेकिन ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया ना, ये कैसे आ रहा है। हाँ सर। हम्म, लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब एक देखो। मिनट सर। हाँ लिखो लिखो जल्दी से लिखो। लिख लिया? फिर भी हाँ डाउट सर। है, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। मैंने पहले हमेशा बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो डाउट आप पूछेंगे डेफिनेटली मैं बताऊंगा, क्योंकि डाउट पूछने से क्या होता है, जैसे आपने देखा मुझे मैंने वो एक पहला फिगर बनाया, फिर भी डाउट आया आपको, तो मैंने क्यूब बना के, क्यूबॉइड बना के आपको दिखाया, उससे तुरंत आपको समझ में आ गया, अच्छा ये कोऑर्डिनेट्स है ना। तो डाउट पूछने से ये फायदा होता है। तो डाउट इमीडिएटली पूछो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार नहीं 10 बार पूछो, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं रहना, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस के पर्पज से भी और एडवांस के पर्पज से भी। क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते हो। कोई टीचर ये नहीं बोलेगा कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, क्वेश्चन ही इसी से बनते हैं।
मैकेनिक्स में देखा जाए तो देखो पहले समझ लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। इसका कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट और साथ में फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो एक सिंपल सा केस लेते हैं। मान लो कि एक पार्टिकल है, ये पहला केस ले रहा हूं मैं। मान लो ये पार्टिकल है और इस एक्सिस के अबाउट ये सर्कल में घूम रहा है और इसकी जो रेडियस है वो r है और इसका मास m है और ये इस सर्कल में घूम रहा है, इसकी जो स्पीड है वो v है। तो आपको ये मालूम है कि v इक्वल टू ओमेगा r होता है, ये मालूम है सबको, यस सर। है ना। sir. अब आप ये बताओ इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर है, मानते हो कि नहीं मानते हो? है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, हाफ एम ओमेगा आर का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। मैं अभी इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा मैं। इसको आप एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर भी तो लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी को? Yes. अभी ये हाँ लिख लो, सर। पहले पहले ये लिख लो, अभी कोई बात नहीं करना आगे। ये लिख लिया सबने? यस सर। सर एक मिनट। हाँ लिख लीजिए। डन सर। अब यहाँ देखो दूसरा केस। मान लो ये ऐसा ही सर्कल बन रहा है ना, लेकिन एक पार्टिकल का तो ये सर्कल बन रहा है, दूसरे पार्टिकल का ये बन रहा है। मान लेते हैं कि ये इस एक्सिस के अबाउट ये दोनों पार्टिकल घूम रहे हैं, है ना। तो ये इस रेडियस में घूम रहा है जो कि कितना है, मान लेते हैं r1 है, इसका मास m1 है और ये इस रेडियस में घूम रहा है ना। और ये मान लो लाइट रोड्स हैं जिनका कोई मास नहीं, जिनसे पार्टिकल कनेक्टेड है जिसका मास m2 है। अब आप देखो कि अगर ये दोनों एक ही रॉड से कनेक्ट है मान लो, तो ये ओमेगा से अगर रॉड घूम रहा है तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ टॉप व्यू बनाता हूँ तो ये पार्टिकल यहाँ है एक, और ये लाइट रॉड है यहाँ, और एक पार्टिकल यहाँ है। आप देखोगे किसी टाइम टी बाद अगर ये सिस्टम यहाँ पहुंचा तो आप देख रहे हो कि दोनों सेम थीटा से चले कि नहीं चले। इसका मतलब सेम थीटा का मतलब है कि दोनों के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम हुई कि नहीं हुई। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी तो वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ v2 है। और आपको मालूम है कि v1 इक्वल टू क्या लिखोगे, ओमेगा r1, v2 इक्वल टू क्या लिखोगे, ओमेगा r2 लिखोगे। अगर ये कहा जाए कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बताओ तो आप क्या लिखोगे, हाफ m1 v1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखोगे नहीं लिखोगे? Yes हाँ यस sir. और सर। नो? अब यहाँ देखो आप ध्यान से, हाफ m1 v1 को क्या लिखोगे, ओमेगा r1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 को क्या लिखोगे, ओमेगा r2 का होल स्क्वायर। और आप देख रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी यानी ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले लें
और हाफ को भी बाहर लेंगे तो क्या मिलेगा, m1r1 का होल स्क्वायर प्लस m2r2 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। ये समझ में आया? अब आप देखो, मैंने जब एक पार्टिकल लिया तो क्या लिखा था वहां, हाफ एम आर का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ दो पार्टिकल लिया तब भी वही लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्सेप्ट क्या हो गया। अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इसी को मैं आई मान लूं तो मैं डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी क्या लिख दूंगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना, क्योंकि हर पार्टिकल का ओमेगा तो सेम ही है। तो बस मुझे समझना है कि आई क्या लिखना है। तो जब मैं इस पॉइंट के लिए बात करूंगा तो यहाँ मैं कहूंगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहाँ आई क्या है, एम आर स्क्वायर है, जहाँ एम क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, इनटू आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर मैं अभी वापस आऊंगा इस पॉइंट पे, मैं अगर मैं इस जगह पर जाता हूं तो यहाँ भी देखो r1 क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जा रहा है, यहाँ ऐड हो जा रहा है। तो अगर 2 या 4 या 10 पार्टिकल है, सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी लिखेंगे, और उसके बाद पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो उनको एल्जेब्रिकली ऐड कर लेंगे, तो हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर कर देंगे। तो बार बार इस चीज को लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मैं पहले से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कर दूंगा। तो बार बार मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ये क्या है, जब हम ट्रांसलेटरी मोशन में बात करते हैं तो वहां क्या लिखते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, यानी पूरी बॉडी को एक पॉइंट मास मान के हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हर पार्टिकल की वेलोसिटी वी होती है, इसलिए हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है, इसलिए यहाँ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। तो इसका ट्रांसलेटरी मोशन में जो मास का सिग्निफिकेंस है, वैसा ही रोटेशनल मोशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस है। आई बात समझ में? हाँ सर। नहीं सर, नहीं समझ में आई? नहीं सर, अभी जो आप बोले वो नहीं समझा। मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से मास का सिग्निफिकेंस ट्रांसलेटरी मोशन में है, आपने देखा कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही होती है, चाहे वो ये रिजिड बॉडी क्यों ना हो, तो आपने देखा कि इसका हर पार्टिकल की स्पीड सेम होती है। हर पार्टिकल की स्पीड सेम होती है तो हम टोटल मास इंटू एम वी स्क्वायर लिख देते हैं ना। तो रोटेशनल मोशन में क्या हाँ सर। सिग्निफिकेंस है इसका, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हर पार्टिकल का ओमेगा तो सेम होगा, तो अगर उस रिजिड बॉडी का अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए तो हम लोग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे। तो आई उसी तरह बिहेव करता है जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में मास बिहेव करता है एक तरह से, यानी दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये। अब यहाँ भी जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, भले ही स्पीड सबकी सेम है। यहाँ भी ऐसा है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा और सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यस सर। अभी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से अभी अभी रोड वाला एग्जांपल भी लूंगा आपके सामने। तो पहले आप ये वाला लिख लो, और ये डेफिनेशन भी एक तरह से आ गया आपके पास में, आई इक्वल टू, ये आ गया mass of the particle into perpendicular distance of the particle from the axis of rotation, और इसका स्क्वायर है ये। तो कुल मिला के कहानी है कि हमें ये काइनेटिक एनर्जी जो लिखी ना, ये काइनेटिक एनर्जी इतना ना करना पड़े, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, अगर मुझे मालूम है तो हाफ आई, मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो रिजिड बॉडी के लिए हमें क्या देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। अगर वो मिल गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये लिख लिया सबने इधर का? हाँ सर। हाँ सर। और अभी तो और एग्जांपल लूंगा, तो ये तो सोचना ही नहीं है आपको। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझाना है, मान के चलो आप। ये R2 ही है ना, ये तो क्लियर हो गया। ओमेगा R2 है। लिख लिया सबने? सर एक मिनट। नहीं, ये मान के चलो अब आप तो कि अब 12th स्टार्ट हो गया आपका। अब ये सोचना ही नहीं है आपको कितने बच्चे नहीं बच्चे, वो सब अब हमारी जिम्मेदारी है। 30 नवंबर तक आपका सिलेबस कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ओके, बाकी अब सोचने की जरूरत नहीं है अब आपको। तो वो कैसे करवाना है वो हमें मालूम है। क्योंकि बोर्ड के लिए तो मैं पहले AC2 AP2 में तो काफी सारे टॉपिक में करवा चुका था, ऑलमोस्ट सभी हो गए हैं, है ना। अभी AC1 का बचा है मेरे ख्याल से बोर्ड का। अभी AC2 के भी बचे हैं ना कुछ टॉपिक तो बोर्ड के। अच्छा, हाँ कल सर, रख ऑफिस सकते हैं चालू क्या? था। हाँ, कल रख सकते हैं क्या क्लास हम लोग बोर्ड की? हाँ सर, कल से सुबह रखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं। मॉर्निंग में रखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वही नहीं मुझे सर। जानना था। हाँ, ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ बस। सर 23rd को कॉलेज शुरू होगा। अब तो वैसे भी ऑनलाइन हो गया सब कुछ, ऑफलाइन नहीं होगा। क्लियर है? नहीं सर, अभी ऑनलाइन, ऑफलाइन था हाँ बट आज से ऑनलाइन। बंद हो गया। हाँ, क्या क्या क्या? ऑफलाइन था शुरू बट आज से ऑनलाइन कर दिया वापस। हाँ कर दिया, तो अब तो सब कुछ ऑनलाइन ही है, तो डरने की अब जरूरत ही नहीं है। कल क्या है हमारे पास? हाँ, कल मॉर्निंग में ले सकते हैं, सैटरडे है ना। तो बता दीजिए कल कितने बजे। हाँ, अभी तो मैं ही लूंगा। तो समझ में नहीं आ रहा आकांक्षा? हम्म, नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी तो मैंने कुछ पढ़ा है ही नहीं, अभी तो थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। कॉलेज जाना है, कितने बजे कर जाएंगे आप? कॉलेज ऑफलाइन हो ही नहीं सकता, कैसे करवा रहे हैं आप? सुरभि, कौन से कॉलेज की बात कर रहे हैं? अभी तो सब बंद हो गया है। हाँ, ऑनलाइन है ना। हम्म, 11 के बाद कर सकते हैं क्या? हाँ, सर 11 से पहले करेंगे तो अच्छा होगा। आपको 11 से पहले करना है, अच्युत तिवारी को 11 के बाद कर सकते हैं वो कह रहा है। तो कॉमन इलाज क्या है? कॉमन इलाज अब ये है कि 2 बजे से कर सकते हैं क्या? नहीं कॉलेज है, सर तीन जैनिन को बजे 3 तक बजे कॉलेज तक है। कॉलेज है। तो कुछ बच्चों का 11 से 3 तक है, और कुछ बच्चों का कब से कब तक है? 8 से 12। अरे तो फंस गए, क्या किया जाए? फिर तो एक ही बचा है। संडे को तो स्कूल वाले नहीं तंग करेंगे आपको, कि करेंगे? बोलिए अब।
क्योंकि कल सैटरडे है तो कल आपका सैटरडे को एक ही क्लास है ना, सैटरडे को तो आप लोगों की यानी 2 क्लास है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर आप तैयार हो तो कल रात को मैं 9 से 11 ले लूं आपकी क्लास, चलेगा? कॉलेज के लिए, बोर्ड के लिए बोल रहा हूँ मैं, चलेगा स्कूल के। हाँ, कल रात को 9 से 11 पक्का? डन? हाँ तो चलिए, ग्रेविटेशन तो ना। ग्रेविटेशन तो करवा दिया है, करवा तो दिया है। हाँ सर। नया चैप्टर शुरू किया ना मैंने, ऑप्टिक्स से। भाई AP2 का तो हो गया था पहले, अभी AC1 का मेन है। वैसे AC2 का भी मेरे ख्याल से करवा दिया सारा, काफी कुछ हमने। लेकिन कोई भी बैठ सकता है वैसे तो उसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वे बैठेंगे, लेकिन है ना। तो हाँ, तो 11 से है ना आपका, तो नहीं वो 11 कल। तो मैं रात को कह रहा हूँ, रात को 9 से 11 चलेगा? सुरभि को नहीं चलेगा, बोलो क्या प्रॉब्लम है? नहीं अरे वो आपको चलेगा फिर, ऐसे थोड़ी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है तो फिर कैसे देखेगी। तो ऐसा करते हैं, बेस्ट पार्ट यही है। संडे को कोई दिक्कत है किसी को? संडे को मेरी, संडे को आपकी क्लास भी है ना, संडे को कल ही रख लो हम लोग, शाम को। संडे को चलेगा संडे को चला सकते हैं हम लोग 6:30 से 8:30 चलेगा संडे को। नहीं सर, संडे है तो क्या हुआ बेटा, ऐसा है अगर नहीं करना है तो फिर वो तो आपकी चॉइस, अब आपके सर हिसाब मैंने होगी। बोला नहीं सर, सैटरडे के लिए बोला नहीं और संडे के लिए हाँ लिखा। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो 6:30 से 8:30 कल रात को ले लूं? फिर वो सुरभि को प्रॉब्लम है ना, और भी बच्चों को फिर प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं। हाँ, ये था कि कल ले लूं मान लो मैं, तो कल एक काम कर सकते, नहीं तो कल कितने बजे तक क्लास है आप लोगों की? 8:30 तक है ना कल? तो 9 से 10 तो ले, 1 घंटा तो ले सकता हूँ, चलेगा सुरभि? हाँ सर। हाँ सर। तो कल ऐसा करते हैं, 9 से 10 ही लेते हैं, 1 घंटा, जिसमें काफी कुछ रहेगा ऑप्टिक्स का। ठीक है, चलो फिर पक्का कल। और फिर संडे को भी ले लूंगा एक, वो भी चलेगा। तो क्या है कि जल्दी पोर्शन हो जाएगा ना फिर आप लोगों का ये। तो कल 9 से 10, ये ध्यान रखना है, 9 से 10। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे भी याद दिलाना है आप लोग, चलेगा? चलो फिर, अभी ये हो गया। अब जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ, देखो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अच्छा मुझे बताएंगे आप, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है उसके रॉड के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जाती है? mr²/12। हाँ, ml²/12 होता है ना। अब देखो इसको समझते हैं यहाँ। मान लो कि सर्वेश क्या हुआ, ये रोड है, ये मान लो तीसरा एग्जांपल है, ऐसे समझो आप। और ये जो रोड है, ये टोटल लेंथ इसकी L है, तो ये कितना, इधर L/2 है और इधर L/2 है। ये ओमेगा से मान लो घूम रही है, इसका मास टोटल m मान लिया मैंने। ठीक, तो क्या करेंगे, इसका लीनियर मास डेंसिटी लिख सकते हैं हम लोग, कितना होगा, m/L होगा। क्यों? क्योंकि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो क्या हो जाएगा,
लीनियर मास डेंसिटी m/l लिख सकते हैं, इसमें मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप देखो ये रोड जब घूमेगा तो आप ये देखो कि मान लो इसका टॉप व्यू अगर मैं देखता हूँ, तो ये रोड है, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे ये जो रोड है ये यहाँ चली जाएगी ऐसे, है ना। तो ये सब ये देखो सेम एंगल से रोड घूम रही है, मतलब हर पार्टिकल सेम एंगल से घूम रहा है, यानी हर पार्टिकल के लिए ओमेगा सेम है। तो क्या करेंगे यहाँ से देखो ध्यान से, अगर मैं x डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट लेता हूँ ये, तो इस dx की वेलोसिटी में लिख सकता हूँ क्या होगी v। इस dx की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ d काइनेटिक एनर्जी, तो लिखेंगे dm इंटू वी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं। तो ये आप देखो कि dm क्या लिखोगे आप यहाँ लेमडा इंटू dx लिखोगे ना dm, और v को क्या लिखोगे आप x डिस्टेंस पर है तो ओमेगा इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ये समझ में आया सबको पहले तो। हाँ सर। अब अगर इसको इंडिकेट करते हैं तो मैं यहाँ से यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, तो पहले 0 to l/2 लिखूंगा, इंटू 2 भी तो करूंगा क्योंकि वो उधर वाला पार्ट भी तो है। ये समझ में आया। तो आप ध्यान से देखो यहाँ हमारे पास में डी काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड जो है, यहाँ देखो पहले तो लेमड़ा कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाई 2 है, और ये क्या मिल रहा है आपको यहाँ देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल रहा है, और ये 0 to क्या है l/2 इंडिकेट कर रहे हैं आप। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी। x³ 3। हाँ तो लेमड़ा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो गया x³/3 होता है। 0 to l/2 करोगे, अच्छा एक एक मिनट 2 भी तो था यहाँ ये, तो 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, तो इस 2 को तो आप हटा दो, है ना। तो आप यहाँ ध्यान से देखो हमारे पास क्या आ गया, लेमड़ा को क्या लिखोगे m/l ओमेगा स्क्वायर बाई 3, आप यहाँ देखो l/2 टू पावर 3 कितना आ गया, देखो कुछ गड़बड़ किया, सॉरी 3 है ना, सॉरी हाँ ये आ गया, ठीक कुछ गड़बड़ किया। तो कितना हो गया है देखो 8 हो गया, यहाँ देखो कितना आ रहा है देखो m ओमेगा स्क्वायर l³ बाई 8, तो 8 को क्या लिख सकते हो आप यहाँ देखो 2 into 12 ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 3 into 8 बनेगा तो जो कि 24 है, तो 2 into 12, और यहाँ देखो नीचे l, यहाँ क्या मिल रहा है देखो ध्यान से देखो आप, ये मिल रहा है हाफ ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर ही तो है देखो। तो ये क्या हो गया देखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ना रोड का, यही तो बताया था आपको, अभी समझ में आया। हाँ सर। हाँ तो अब सर। आप देखो रोड की काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए मुझे इतना करना पड़ा, तो अगर मुझे पहले से ही रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट मालूम है तो मैं इतनी मगजमारी करूंगा ही क्यों। हाँ मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा ना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आई इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12, इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया, वरना कोई कारण नहीं था, केवल हमारा टाइम बचाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया यहाँ, ठीक। और ये तो चलो सिंपल बॉडीज हैं, अभी आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में दिखाऊंगा, उसका इस मेथड से करना उतना आसान नहीं है, बहुत टेढ़ा काम हो जाएगा, बहुत डिफरेंट, मतलब अपना इंटीग्रेशन करना उतना आसान होगा नहीं। तो अगर हम थ्योरम्स जो सीखेंगे उनके थ्रू उस बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें तो कुछ नहीं करना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी लिख दूंगा मैं। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, इसको ये भी लिख लो आप। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी अगर मुझे मालूम है तो, है ना। ये फालतू के देखो कितना लंबा हो गया, पहले एलिमेंट लो और ये लो, झमेला हो गया, ठीक खैर, लेकिन समझने के लिए मैंने ये पॉइंट लेना था। लिख लीजिए आप लोग। सर आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, बॉटम का पार्ट नहीं दिख रहा।
इसमें हो ही नहीं पाता यार, ये तो क्या करें। मैं ऊपर का फिगर बना लिया आपने? यस सर। एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये आ जाएगा, मैं यहाँ तक तो लिख ही दिया था मैं, ये तो समझ में आ ही रहा होगा ना, ये नीचे वाला ही नहीं दिख रहा आपको ना। तो ये है यस। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, मैंने लिखा है एम ओमेगा स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू एल। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या, हाफ एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आप इसको लिखोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एम एल स्क्वायर बाई 12। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके चलिए, तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया आपको। तो कुल मिला के कहानी ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ पॉइंट, अगर हम जाएं तो वो होगा कि कोई एक्सिस अगर आपने लिए तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। अगर इसका मास एम है और ये डिस्टेंस यहाँ से आर है, और इस एक्सिस की अगर मैं बात करूंगा तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको लिख देना है एम आर स्क्वायर, पॉइंट मास के लिए है। और अगर हम लोग फॉर कंटिन्यूस मास के लिए बात करें, फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप क्या करोगे, कोई भी बॉडी अगर आपने लिया है और ये एक्सिस है, तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट देखेंगे, उसके यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, और ये डीएम मास देखेंगे, और ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हो जाएगा सीधा सीधा डीएम इंटू आर स्क्वायर, इसको इंडिकेट कर देंगे, तो ये इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये है हमारे पास में, ठीक है। तो कंटिन्यूस मास का डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस तरह से देखना है, और वही मैंने उस थ्योरम में किया है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सेम कॉन्सेप्ट यूज किया है। इसलिए मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है, ध्यान रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। कोई भी पॉइंट मास जब आप लोगे, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस एक्सिस से देखना है आपको, ठीक है। मेरे ख्याल से अब ये पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
यस और नो? यस सर। यस सर। आकांक्षा क्लियर है आपको? यस सर। सुरभि आपको क्लियर है? यस सर। ईशान? यस ईशान सर। आपके? अच्छा, तो हाँ आपको क्लियर है? एक बात लाइफ में याद रखिएगा सब लोगों के लिए ये, मैंने अभी काफी कुछ चीज सीखा है वैसे लॉकडाउन में, इसमें कोरोना में। कई लोग कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड को हिला दिया है, सब लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन एक बात बताइए, एक ऐसा ब्यूटीफुल टाइम निकला है कि हमारी फैमिली के साथ में रहे हैं। ऐसा टाइम याद रखिएगा जिंदगी में कभी नहीं आने वाला आपकी लाइफ में। मैं 24 ईयर्स से घर के बाहर हूँ। मैं 16 साल का था तब घर से निकला था। मैं पहली बार इतना टाइम अपने घर पे रुका हूँ, 2-2 महीने 3-3 महीने घर पे रुका हूँ। फिर मुंबई आ जाता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ। तो ये ऐसा टाइम है, ये मुझे मालूम है ये कभी नहीं आने वाला। अब तो कभी नहीं आएगा इसके बाद, और आपके साथ भी कभी नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो, और जितना एंजॉय करके आप पढ़ाई कर सकते हो कर लो, क्योंकि ये इस टाइम में आप देखो, आप फैमिली के साथ पढ़ाई कर रहे हो, फैमिली को आप देखते हो। तो ये इतना ड्रास्टिक चेंज मतलब लाइफ में आप देखोगे कि आपने कभी भी अनुभव नहीं किया होगा। मैंने तो, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसलिए इसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। और वैसे भी आपको मालूम है, कोरोना में तो जिसको नेगेटिव आता है उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए, देखो चीजें कितनी उल्टी हो रही हैं। गवर्नमेंट कहती है कि दूरियां बढ़ाओ, लेकिन कोरोना ने क्या किया, दूरियां घटा दी है ना। हम लोगों के बीच में डिस्टेंसेस घटा दी, मतलब फैमिली के साथ हम चले आए। फैमिली से पहले कितना दूर थे हम लोग, अभी फैमिली के पास आ गए। तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। और हम कहते हैं पॉजिटिव रहो, लेकिन कोरोना ये कहता है कि नेगेटिव आए तो अच्छा है। तो ये देखो, ये होता है टाइम, टाइम कुछ भी करवा सकता है। नेगेटिव को भी हम लोग अच्छा मानने लगे हैं। हाँ, तो हम कहते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, हाँ। और अभी देखो, कोरोना जब नेगेटिव आता है तो कहते वाह अच्छा नेगेटिव आया है। तो ये इसलिए ऐसा नहीं कि नेगेटिव बुरा होता है, नेगेटिव अच्छा होता है। तो ये बात है भाई, है ठीक है। तो ये हो गया हाँ हाँ अब। हाँ सर। हाँ, अरे आपको तो हंसी आ रही क्या है? बहुत के लिए बुरा हुआ, कैसे काफी बुरा हुआ है। हाँ, वो तो डिफरेंट केस है। वो तो क्या बताएं। देखो उसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जैसे 3 इयर्स बैक अगर मैं बात करूं, तो मेरी मदर चली गई। तो अब ये कहें कि कोरोना की वजह से, तो वो गई नहीं थी, खैर उनके डिफरेंट रीजंस थे उनके लिए, है ना। तो वो खैर, वो तो उस पॉइंट पे बात ही मत करो। वो तो जो हो गया वो तो खैर हो गया, मानता हूँ मैं। तो फैमिली में कोई ना कोई जाता ही है ना। मेरी फैमिली से मैं भी देखता हूँ कि मैंने बचपन में अपने दादा दादी को देखा, फिर धीरे धीरे करके वो जान चले गए हैं। फिर मदर को भी मैंने जाते हुए देखा, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को जाते हुए देखा, है ना। मेरा एक फ्रेंड तो 35 ईयर्स में चला गया था, तो उसको जाते देखा। फिर दूसरा 36 ईयर्स में चला गया, उसको जाते देखा है। तो चलता रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, वो तो रहेगी। वो तो मान के चलो, आप एक्सेप्ट कर लो उन सब चीजों को, तो ठीक है। तो कुछ लोगों ने खोया भी है, सही है। तो
हाँ उनको भी वही है, एक को ब्रेन ट्यूमर था, है ना, तो वही है, ब्रेन ट्यूमर था, कैंसर हो गया, चला गया। दूसरे को हार्ट अटैक की वजह से चला गया, स्ट्रेस ज्यादा था काम का, और क्या। तो सोचिए उसने ज्यादा स्ट्रेस लिया, क्या जरूरत है स्ट्रेस लेने की, है ना। तो यही है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और क्या। बहुत खतरनाक चीज होती है मालूम है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है आपकी जो 90% जो डिजीज होती है ना, 90% जो बीमारियां होती है स्ट्रेस से होती है। स्ट्रेस नहीं होना तो बीमारी ना हो, ये फैक्ट है। और हम लोग क्या करते हैं, हम भी क्या करें, समाज सोसाइटी ने ऐसा सिस्टम बना दिया ना कि हम लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं। ऐसा कंपटीशन जिसमें हम लोग अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को ही खो देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो है, अब क्या है, थोड़ा बदलिए, लेकिन उतना भी वो नहीं है कि हम पूरा जी जान लगा दें, वो नहीं करना है। हाँ आता है, लेकिन उसको रिलीज किया जा सकता है, उतना सोचने की जरूरत नहीं। देखो पेरेंट्स से बात करते रहो, अपने टीचर से बात करते रहो, स्ट्रेस हमेशा रिलीज होता है। एक बात याद रखना, स्ट्रेस रिलीज करने का एक बेस्ट आइडिया यही है, बेस्ट तरीका यही है, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने ब्रदर सिस्टर से बात करो, पड़ोसियों से बात मत करो। पड़ोसी तो गोली देते हैं, है ना, उनसे बात ही मत करो। लेकिन आपके पेरेंट्स कभी भी आपको गलत सलाह नहीं देंगे, है ना, तो उनसे बात करो। आप टीचर से बात करो, अपने टीचर से बात करो, जब भी स्ट्रेस हो जाए टीचर को फोन लगाओ, ठीक है। टीचर आपको कभी ऐसी बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो इतने बच्चों को और देखते फिर हैं ना। दोस्त कब काम आएंगे? दोस्त तो वो तो भूल जाओ, दोस्त तो हरामी होते हैं, दोस्त काम नहीं आते हैं। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, दोस्त भी काम आते हैं, लेकिन इन सब चीजों में ज्यादा चीजें शेयर मत करो। दोस्त हंसते हैं बस, है ना, और कुछ नहीं करते हैं। अरे बस सुन में, तो दोस्त का काम सिर्फ हंसना है। वो कहेगा अबे तुम्हें ये भी नहीं आता, तुम्हें वो भी नहीं आता, तुम तो ऐसे रहोगे, ऐसे रहो। तो दोस्तों से इन सब चीजें कम ही शेयर करो, मतलब। तो दोस्त अपने पेरेंट्स को बना लो ना, कितना अच्छा है। अपने सिस्टर को बना लो, अपने ब्रदर को बना लो, फिर देखो आपको सारी स्ट्रेस रिलीज हो जाएगी। ये है। और तो फिर सिस्टर क्या कौन होगा? क्या 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 सिस्टर? सिस्टर सिस्टर अगर फ्रेंड है तो सिस्टर कौन होगा? अरे कमाल है भाई, फिर तो आप तो यार मतलब सिस्टर सिस्टर है, फ्रेंड फ्रेंड, वो भी फ्रेंड ही है, सिस्टर भी क्यों नहीं है अच्छा, आपके सिस्टर ओके। से। हाँ, अब आप जैसे मैं आपके कह रहा हूँ कि आपके फादर के आप फ्रेंड बन जाओ, तो इसका मतलब थोड़ी गले में हाथ डाल के बैठे हो और क्या चल रहा है, ये थोड़ी कहना चाह रहा हूँ मैं। कुछ तो कॉमन सेंस भी लगाओगे ना। हाँ, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। पता चला गले में हाथ डाल लिया, और बताइए क्या हाल चाल है। अब ये थोड़ी मतलब होता है, हाँ? ठीक है, तो चलो, मैं कुछ जैसे आपने कहा कि स्फेयर का चल रहा था, स्फेयर का आपको बता दिया। सोलर स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मैं अभी आपको पहले एक वो बताऊंगा, मतलब एक तरह से टेबल ही। तो मेरे ख्याल से आपको बता ही दिया, रोड का बता दिया गया है, स्फेयर का बता दिया, हॉलो स्फेयर का बता दिया। ये कैसे निकालना है ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। अभी तो सिर्फ वो टेबल में जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो याद करना है आपको। सॉलिड स्फीयर उसके, तक हो गया। है ना, सॉलिड स्फेयर तक का हो गया, तो सॉलिड स्फेयर का हुआ, और रॉड का हो गया, और प्लेन मतलब इसका हो गया होगा, इस रेक्टेंगुलर शेप का भी हो गया होगा। हाँ सर, तो ये रिंगॉर्डिक का स्ट्रीम भी हो के गया। जैसे वापस क्लासेस नहीं होंगे ना ऑफलाइन? क्या 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 क्या? जो अप्रैल में शायद होने वाले थे वो नहीं होंगे ना? नहीं नहीं, अगर मान लो गवर्नमेंट ने अलाउ किया तो डेफिनेटली होंगे। हाँ सर, अच्छा है गवर्नमेंट सर, बहुत अलाउ है नहीं अगर करेंगे फिर। तो मुश्किल है, फिर तो मुश्किल है, फिर तो नहीं कर सकते। वो तो बंद करके ले जाएंगे, मालूम है, सब ले जाएंगे, लैपटॉप सब उठा ले जाएंगे, ऑफिस से बंद कर देते हैं लोग, हमें भी ले जाएंगे उठा के। सर बुक्स में ही पढ़ेंगे ना तो? किसमें? लैपटॉप्स कंपलसरी होते हैं क्या? है नहीं, अरे हमारे जो ऑफिस में रखे हुए हैं, हमारे जो ऑफिस वाले लोग हैं, जो काउंसलर्स बैठे रहते हैं, ऑफिस वाले सामान तो ले जाएंगे उनकी, कह रहा हूँ मैं। बुक्स से पढ़ेंगे वैसे तो, और हमें भी साथ में ले जाएंगे उनके, कह रहा हूँ मैं, तो बाहर है से ना। शटर बंद कर देंगे।
नहीं शटर बंद कर देंगे, लेकिन जब आप निकलते हो तब तो भीड़ होती है ना वहाँ, तो बगल वाले जो है ना वो तो कंप्लेन कर देते हैं ना, दिक्कत ये। सर तो रिस्क है तो गवर्नमेंट, पढ़ाई है। हाँ बोलिए। सर रिस्क तो लेना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। इतनी बड़ी रिस्क लेके चलें जो हमें जेल में डाल दें, ताकि पढ़ाई तो तरी की तरी रह जाए, हम उधर बैठ के चक्की पीस रहे हैं सब लोग। हम्म। तो जब इनका गवर्नमेंट अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग हैं, है ना। हम तो चाहते हैं कि ऑफलाइन हो। ऑफलाइन में क्या होता है कि कई सारी चीजें पता चलती है, बच्चे के चेहरे से पता चलता है किसको समझ में आया किसको नहीं आया। या वो बार बार जो पूछते हैं ना, वो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती क्लास में, बहुत कम पूछना पड़ता है। शक्ल जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो दिख जाता है, अच्छा इसको समझ में नहीं आया। सर तो मेरे को वो सर तुरंत व्हाट्सएप पे लिखने लगे सर, वो हर्षद मेहता का डायलॉग है ना, रिस्क है तो इसके। नहीं, पर इतनी बड़ी रिस्क थोड़ी लेते हैं, तो लाइफ के साथ ही रिस्क लेना हो गया ना। मतलब इसका मतलब क्या है, तो ये हो गया कि हम मौत से नहीं डरते हैं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। ये भी एक डायलॉग है, मालूम है मूवी का, कि मैं मौत से नहीं डरता लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। आप बताइए। कौन सी मूवी का है सर? अब इतना थोड़ी याद है यार मुझे, बट डायलॉग है बस। या तो कहीं मैंने पढ़ा है या किसी मूवी में देखा है कि मैं मौत से नहीं डरता लेकिन मुझे जीने का शौक है। ये डायलॉग था। ओके सर। चलिए तो हम बात करते हैं। तो मैंने एक थ्योरम तो आपको बता ही दी, है ना। उस थ्योरम को यूज करेंगे। अच्छा, डिस्क का बता दिया आपको। हाँ तो सर। एक काम, हाँ तो एक काम करते हैं, पहले परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखाऊंगा मैं आपको। एक्सेस थ्योरम, ये जो थ्योरम है, इट इज ओनली फॉर प्लेन लेमिनास, यानी लीनियर के लिए भी हो सकता है। तो इट इज वैलिड फॉर प्लेन लेमिनास, ये ध्यान रखना है। यानी 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड नहीं है। इट इज नॉट वैलिड फॉर 3 डायमेंशनल बॉडी, इज नॉट वैलिड फॉर 3 डायमेंशनल बॉडी। तो इसमें क्या होगा, हम बात करेंगे प्लेन की, यानी प्लेन लेमिना, यानी ये किसी भी शेप का हो सकता है, ये प्लेन है। अब इसमें क्या है कि मैं ये ले रहा हूँ y एक्सिस और ये ले रहा हूँ मैं x एक्सिस, और इन आपको मालूम है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, और z एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर z एक्सिस है। ओके, तो इसका मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो x के भी परपेंडिकुलर, y के भी परपेंडिकुलर, और x y जो है वो इस प्लेन में, यानी एक तरह से कह सकता हूँ प्लेन लेमिना लाइज इन एक्स वाई प्लेन। प्लेन लेमिना लाइज इन एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास, ये लिख लो पहले। यानी ये जो बॉडी है, ये इस बॉडी की बात। तो इसमें मैं एक आयत पार्टिकल ले रहा हूं, जिसका मास mi है,
तो ये p पार्टिकल है, तो यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से देखूंगा मैं, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो यहाँ ये पॉइंट P है, ये इसको मैंने R मान लिया, और यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट को मैंने S मान लिया। तो ये जो ith पार्टिकल है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ, इसके कोऑर्डिनेट हैं xi, yi, ये इसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है। आई बात समझ में। तो आप देखो, अगर मैं एक्स एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा mi, और डिस्टेंस क्या है, sp का होल स्क्वायर। sp का होल स्क्वायर मतलब ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है mi yi का होल स्क्वायर ना, ये समझ में आया। और समेशन i x से डैश, ये हो जाएगा मान लो i x, यानी x एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल, तो समेशन m i y i का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में है। ठीक है ना। लिख लिया सबने, Yes, sir. है ना। अब आप देखो, i y डैश की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, mi, और ये लिखेंगे rp का होल स्क्वायर। इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये हो गया mi xi का होल स्क्वायर। तो समेशन i y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, i y इक्वल टू हो जाएगा समेशन mi xi का होल स्क्वायर। i y डैश ये इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही हुई ना, एक्स आई होगी ना, ये वही लिखा मैंने। क्लियर है भाई, सबको लिख लिया है। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास, अच्छा एक चीज और देखो, मैंने ये नहीं लिखवाया कि एक्सिस पर सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए। इसका मतलब है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेंटर ऑफ मास से भी पास हो सकती है एक्सेस, और नहीं भी पास हो सकती है। ओके, हाँ, लेकिन यहाँ ये हमारे पास में ये ओरिजिन ले रहा हूँ मैं 0,0,0।
हाँ, वाई वाई डैश तो ये वाली लाइन है ना, एक्स वाई 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 डैश एक्सिस है ना, ये कह रहा हूँ मैं, और एक एक्स एक्स डैश एक्सिस है। क्लियर? अब यहाँ देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके यहाँ देखो, आई पी पार्टिकल यानी ith पार्टिकल की यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पाइथागोरस से देखो क्या हो जा रही है, यानी ये पॉइंट ओ है हमारे पास में है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ ऊपर वाले को। तो आप ध्यान से देखो, अब हमारे पास में आई जेड जेड डैश इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एम आई ओ पी का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस क्या देखो, तो ये हो जाएगा एम आई, ये डिस्टेंस है एक्स आई का होल स्क्वायर वाई आई का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। आई जेड जेड डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन एम आई एक्स आई का होल स्क्वायर वाई आई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई जेड। ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो हमारे पास में क्या रहा, देखो ये वैल्यू देखो, आई जेड इक्वल टू समेशन एम आई एक्स आई का होल स्क्वायर समेशन एम आई वाई आई का होल स्क्वायर। तो आई जेड इक्वल टू हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में आई एक्स प्लस आई वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास में। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। तो ये क्या, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थोड़ी है। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों एक्सिस क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीनों एक्सिस क्या है यहाँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आ रही समझ में बात? तो यही तो है ये भाई, एक्स वाई जेड क्या होता है, एक्स वाई जेड एक्सिस देखो तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो है। तो ये हमारे पास में थ्योरम है।
ठीक है ना। अब जैसे मैं एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये डिस्क है, एक डिस्क ले रहा हूँ मैं, लिख लिया सबने वो। तो अगर मैं ये टॉप व्यू है डिस्क का, ये पूरी डिस्क है और ये इस एक्सिस के अबाउट, अगर चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये डिस्क है मान। ये एक्स डैश एक्सिस है, तो इसका मास एम है और रेडियस आर है ना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मैं कौन कौन सी एक्सिस, एक तो ये, इसको चलो इसको जेड ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। ये जेड जेड एक्सिस से मान लो जेड जेड डैश जिसके है ना ये। अब मैं एक एक्सिस तो ये ले रहा हूँ और एक एक्सिस इसकी ये ले रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी टॉप व्यू अगर देख रहा हूँ मैं इसका, एक क्या है टॉप व्यू है, यानी मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ। तो हम देखोगे कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। है ना। तो अब आप देखो परपेंडिकुलर तो हमारे पास जेड एक्सिस तो ये है, ये क्या हमारे पास में जेड जेड डैश एक्सिस है, ये विजुलाइज हो रहा है सबको। अब आप ध्यान से देखिए, आपने जेड जेड एक्सिस के अबाउट देखा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, आई जेड जेड डैश क्या था। अगर इसका मास एम है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 देखा होगा जेड जेड डैश जेड जेड डैश एक्सिस के अबाउट। ये बात समझ मारी सबको, हाँ सर। है ना। अब आप यहाँ देखो कि वाई एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराओ, मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओ या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कराओ, दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये विजुलाइज हो रहा है। ये बात क्लियर है सबको पहले तो, यस और नो। अच्युत तिवारी क्या हुआ, ये बात क्लियर है हाँ मैंने सर। क्या कहा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अबाउट सिमेट्री है, तो आई एक्स, यानी आप देखोगे आई एक्स इक्वल टू आई वाई है कि नहीं। तो हमें जब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यानी आई जेड एक्सिस के अबाउट पता है, आप देख रहे हो कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो आप क्या लिखोगे आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड लिखोगे। और आई जेड कितना आपके पास में, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 है, और आप देखो तो ये क्या है 2xi इक्वल टू 2i इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो आप देखो कि आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू क्या हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू क्या हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट हुआ, ये डायमीटर के अबाउट ही तो हुआ है भाई। कहने का मतलब ये होता है कि डायमीटर के अबाउट अगर बॉडी को रोटेट कराया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, अगर इसको इसके अबाउट रोटेट कराएंगे तो ये होगा एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा। तो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डिस्क का अबाउट द डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर क्या है एम आर स्क्वायर बाई 4 है। ये पॉइंट क्लियर है। तो यानी ये मोमेंट हाँ ऑफ सर। इनर्शिया क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर।
ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे, फिर कल और इस पे नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेता हूँ मैं। ठीक है भाई, ये समझ में आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट क्या हो गया भाई? दोनों है ना, दोनों थ्योरम समझ में आ गई ना? इस पे कल और प्रैक्टिस करेंगे। और कल आपको एक और चलिए चलो मैं बता देता हूँ यार, एक और ये लिख लिया सबने? यस सर। हाँ, एक और ये याद रखिए आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो मान लो जैसे कि ये एक्सिस है, ट्राइंगुलर लेमिना, ये लिखूंगा मैं, ट्राइंगुलर लेमिना, ट्राइंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगुलर तो मान लो ये क्या हो गया भाई, किसने लिखा है? मैं हूं आर्या। क्या बदतमीजी भाई, हाँ बोलो। आर्या कौन है भाई? ये अजीब बंदा कौन है भाई ये आर्या? कुछ बताएंगे आप मुझे इसके बारे में? कौन है? कोई बाहर का बंदा होगा सर। ये किसने लिखा अभी भाई? तब तक वही लिख के चला गया क्या? हाँ उसने ये तो लिखा। हाँ, तो ये हमारे पास में ट्राइंगल है। तो इसका, तो यहाँ से देखो आप, ये कोई भी अगर लेमिना है, ट्राइंगुलर लेमिना है, तो ये डिस्टेंस देखना आपको यहाँ की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी अपेक्स की। तो इसका मास अगर मैं कहूँ m है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ ये h है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा mh²/6। ये हो जाएगा mh²/6, या ऐसा भी हो सकता है ये हमारे पास में है, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है आपको, और इसका मास m है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही होगा। क्लियर है भाई? तो ट्राइंगुलर लेमिना अगर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mh²/6 होता है, ये याद रखिए। ये काफी क्वेश्चन करने में काम आएगा हमारे। बस ये देखना है आपको कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है इसकी यहाँ से। ओके चलिए, ओके बाय बाय। लिख लिया है सबने? यस सर। तो आप इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो क्वेश्चन है वो कर लीजिए। शॉर्ट एग्जांपल पहले कर लेना, मैं वो कुछ को एग्जांपल तो क्लास में भी करवा दूंगा, है ना? अच्छा, ये आपके AP2 वालों का तो एग्जाम हो गया ना?
बोर्ड का एग्जाम की हाँ बात कर सर। रहा हूँ मैं। हाँ है ना? सर। ठीक है, अभी इनका SC2 वालों का है। तो कल 9 से 10 है ना? नहीं हुआ कुछ सुबह? पता नहीं। कल रात को है ना, 9 से 10। रात को 9 से हाँ 10? हाँ, कल बोला सर है ना, 11 कल तक की भी तो बोला चलेगा। है ना। कुछ बच्चों को, सुरभि को, इनको प्रॉब्लम है फिर वो। सर तो रात को 11 से 12 रखते हैं ना? बेटा आपको तो दिक्कत नहीं है, बाकी बच्चों को तो दिक्कत होती है, हैं? उनके अकॉर्डिंग भी तो चलेंगे। तो 9 से 10 है, और फिर संडे को भी क्लास लगाऊंगा मैं। कल बात कर लूंगा मैं आप लोगों से। ओके, चलिए फिर। ओके, बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। Hi, sir. ओके सर। ओके, बाय 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 बाय।